जय हिंद दोस्तों। अब भारत का रुपये भी इंटरनेशनल होने वाला है। एनआरआई नॉन रेजिडेंस इंडियन भी अब क्या कर सकते हैं, विदाउट इंडियन नंबर के फॉरेन से इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे रुपीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा रुपीज़ इंटरनेशनल करेंसी क्या बन सकता है और इसमें क्या क्या अड़चने हैं, उस बारे में हम यहाँ पे डिस्कस 2023 में इससे अच्छी खबर कोई भी नहीं हो सकती है। नए साल के लिए सबसे अच्छी खबर है, एक बैक एंड में एक ऐसा प्लान तैयार किया जा रहा है जिससे हमारा यूपीआई ही नहीं, इंडियन यूपीआई नहीं, जो हमारा रुपये है वो भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी पकड़ बनाएगा। ये आप भी इसमें एग्री होंगे कि जो इंडियन रुपीस है उसको इंटरनेशनल होना चाहिए। इंटरनेशनल होना के साथ साथ हमारी जो रुपये है उसमें उसको पकड़ बनानी। हम स्टेप बाय स्टेप ये जानेंगे कि एक जो करेंसी होती है वो इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनती है और उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं यहाँ पे वीडियो स्टेप नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1, इंटरनेशनल करेंसी क्या होती है और डॉलर का इसमें इतना वर्चस्व कैसे हुआ। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जो इंटरनेशनल करेंसी होती है, इंटरनेशनल करेंसी ये होती है कि अगर कोई करेंसी और दूसरों में और ही कंट्रियों में वहाँ पे ट्रेड के लिए यूज़ की जाती है तो उसे इंटरनेशनल करेंसी बोला जाता है और इसी को ही एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी भी कहा जाता है। आप लोग सभी को पता है कि पहले इंटरनेशनल करेंसी या करेंसी पहले होती नहीं थी। तो पहले लोग आपस में व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए बार्टर सिस्टम का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि सपोज आप अपने खेत में आलू उगाते हो, दूसरा अपने खेत में गेहूँ उगाता है, तो आप उसको अपने आलू दोगे और वो आपको अपने गेहूँ देगा। तो पहले यहाँ पे ऐसे ही ट्रेड चलता था जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। पर ये जो ट्रेड का सिस्टम चल रहा था, बार्टर सिस्टम, इसमें बहुत लिमिटेशन थी। तो करेंसी की यहाँ पे जब भी करेंसी एक्सचेंज होती है तो एक और जब करेंसी हम कोई भी चीज़ लेते हैं और देते हैं तो करेंसी का एक्सचेंज होता है। तो करेंसी के एक्सचेंज के साथ साथ एक और चीज़ का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं ट्रस्ट। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं बहुत सारे रुपए छाप कर और उसको अपने बिस्तर में लगा कर उसमें सोता रहूँ, पर उससे क्या होगा कि उन पैसों पे मेरा ही ट्रस्ट रहेगा, तो मेरे ट्रस्ट से ही कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो आप लोग जानते हैं कि अपने ही ट्रस्ट से कुछ नहीं होगा, औरों का भी ट्रस्ट होना चाहिए उस करेंसी के ऊपर। किसी भी करेंसी में जितने ज़्यादा लोगों का ट्रस्ट होगा वो करेंसी उतनी ज़्यादा इंटरनेशनल करेंसी बनेगी। जितना उसमें ट्रेड होगा तो उस वैसे ही वो करेंसी क्या होगी, इंटरनेशनल करेंसी की तरफ फॉरवर्ड होगी। अब मैं आपको उसी एग्जांपल में, सिंपल एग्जाम में समझाऊंगा। जैसे मैंने बार्टर सिस्टम के बारे में आपको बताया कि पहले अगर एक गेहूँ बोता था और एक आलू बोता था तो आपस में एक्सचेंज कर बार्टर सिस्टम से ट्रेड किया जाता था, सामान लिया जाता था। तो सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अगर श्रीलंका भारत से क्या लेता है, गेहूँ लेता है। ठीक है, श्रीलंका क्या लेगा, भारत से गेहूँ लेता है और वही जो श्रीलंका होता है वो चाइना से क्या लेगा, चाय लेता है। ठीक है, और भारत अगर उसको क्या करेगा, ये गांधी जी के नोट, ठीक है, अपनी जो करेंसी इंडिया की, वो अगर श्रीलंका को देता है और श्रीलंका तो उसी में ही ट्रेड करना पसंद करेगा कि चाइना भी वो ही करेंसी लेने को तैयार रहे। नहीं तो ये जो गांधी जी के नोट हैं, हमारी जो करेंसी है वो श्रीलंका के पास इकट्ठा होती जाएगी और उसका कोई यूज़ नहीं होगा अगर चाइना श्रीलंका से नहीं लेगा। 1944 आते आते ये जो डॉलर का जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था और 1944 में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसमें बहुत सारी कंट्रियों ने मान लिया था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होगा वो डॉलर में ही किया जा सकता है। और 1973 की बात करें तो अमेरिका ने जो ओपेक कंट्री थी उनको जो ट्रेड के लिए डॉलर को लेने के लिए और डॉलर को चलाने के लिए एक्सेप्ट करा दिया था ओपेक कंट्रियों को। तो उससे क्या हुआ कि और भी ज़्यादा डॉलर की जो वैल्यू थी वो बढ़ चुकी थी। इस एक मोमेंट में जो 1944 और 1973 में ओपेक को जो यहाँ पे राजी किया गया अमेरिका के द्वारा, उसके क्या होता है कि अमेरिका डॉलर की वजह से एक सुपर पावर बन गया। इंटरनेशनल करेंसी की हम बात करें, यहाँ पे आपकी जो डॉलर हो गया, जापानीज यूरो हो गया और ब्रिटिश जो करेंसी है और कुछ हद तक चाइना की करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी मानी जाती है।
तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है, इंटरनेशनल जो करेंसी है, वो तभी दूसरी कंट्री इन कंट्रियों की मान रहे हैं क्योंकि अदर कंट्रियों में भी इन करेंसियों से ट्रेड किया जाता है और एक ट्रस्ट बना हुआ है इन करेंसियों के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो इंडियन रुपीस है उसको इंटरनेशनल जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा होगा हम लोगों के हिसाब से, पर ऐसा नहीं है। हमारे रुपीस को भी इंटरनेशनल जाना चाहिए और उसमें अदर कंट्रियों के साथ ट्रेड होना चाहिए। हमारा दूसरा चैप्टर यही है कि क्या भारत के जो करेंसी है इंडियन रुपीस को, उसको इंटरनेशनल बनने की क्या जरूरत है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इंडिया के पास जो फॉरेक्स जो करेंसी है वो अपने लोएस्ट रेट में जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो डॉलर की जो भरमार थी वो धीरे धीरे डाउन में जा रही है, कम होती जा रही है। आपको ही पता होगा कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो आरबीआई अपने जो रिजर्व है उसमें से डॉलर बेचती है ताकि सप्लाई बढ़े और उसका रेट एक लेवल तक ही रहे और ज़्यादा न बढ़ पाए। 2022 की बात करें तो रिजर्व बैंक ने इस जो डॉलर का जो रेट ज़्यादा जा रहा था उसको बैलेंस करने के लिए 45 बिलियन डॉलर तक अपने रिजर्व से अब खर्चा किया हुआ है। और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हमारा जो भारत है वो नेट इम्पोर्टर कंट्री में आता है। नेट इम्पोर्टर कंट्री का होता है, इम्पोर्टर क्या होता है, इम्पोर्ट मतलब हम ज़्यादा सामान लेते हैं अदर कंट्रियों से, और एक्सपोर्ट जो हमारा सामान है उसको हम एक्सपोर्ट दूसरे कंट्रियों में कम बेचते हैं। तो नेट इम्पोर्टर हमारी कंट्री आज के टाइम में कंट्रियों से जितना सामान हम बेचते हैं, हम अपना एक्सपोर्ट करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम उस सामान का दूसरे कंट्रियों से इंपोर्ट करते हैं। और जब हम दूसरे सामान को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो जो हम पेमेंट करते हैं वो डॉलर में ही किया जाता है। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट इसी को बोला जाता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आता है उसी को ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। तो ट्रेड डेफिसिट की जो बात हुई है यहाँ पे, तो सिर्फ अक्टूबर मंथ की अगर बात करूँ तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो करीब 26.91 बिलियन डॉलर के बराबर था। हम कितना भी आत्मनिर्भर भारत का कितने भी नारे लगा लें और भारत सशक्तिकरण की अगर बात कर लें, सच तो ये है कि हमारा जो इंपोर्ट जब तक कम नहीं होगा और जब तक इसको कम नहीं किया जाएगा तब तक हमारा जो करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं बन सकती है। और यही अगर कंडीशन बनती रही तो धीरे धीरे जो डॉलर की जो रेट है आज करीब 82 रुपीज़ हो चुका है, $1 का रेट, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और अप्रॉक्स 95-100 तक भी जा सकता है अगर हमारा इंपोर्ट पे कंट्रोल नहीं हुआ और हमने अपना एक्सपोर्ट अगर नहीं बनाया। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ये है होप। होप मीन्स हमारे इंडियन रुपीज़ से हमारे क्या होप है। जब ट्रेड का और कंट्रियों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर एनालाइज किया गया तो उसमें हमें देखा गया है कि 154 ऐसी कंट्री हैं जिससे हमारे इंडिया का इंपोर्ट कम है और हमारा एक्सपोर्ट, हमारा जो सामान है वो उन कंट्रियों में 154 कंट्रियों में जाता है, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है। और ये तो एक बिल्कुल फैक्ट की बात है कि चाइना जैसे कंट्री जो हमारी इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगी और उनको मनाना भी इसमें बेवकूफ़ी वाली बात साबित होगी। पर आप श्रीलंका और नेपाल जैसे देश हमारे जो इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए तैयार हो सकते हैं और वो हुए भी हैं। श्रीलंका और भारत के बीच एग्रीमेंट भी हुआ है ट्रेड के रिगार्डिंग, जिसमें श्रीलंका इस चीज़ के लिए तैयार भी हुआ है कि वो हमारे इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए तैयार है, क्योंकि श्रीलंका के पास बहुत ही कम डॉलर बचे होंगे तो वो उसके हिसाब से कैसे ट्रेड कर पाएगा। तो वो एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच, जिसमें दोनों का जो ट्रेड होगा वो इंडियन रुपीस के में संभव हो पाएगा और इसमें दोनों ही देशों का इसमें फ़ायदा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे रसिया की बात करें तो यहाँ पे यूक्रेन और रसिया के वार के मद्देनज़र जो अमेरिका है उसने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले 84% डाउन हुई है और इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में वो 70% डाउन हुई है। तो श्रीलंका का इसी में फ़ायदा है कि वो इंडियन रुपीस में ही ट्रेड करें। और डॉलर का इस इंटरनेशनल मुकाम तक पहुँचने का सबसे जो बड़ा रीज़न वो है कि अमेरिका अपने देश के बाहर, अमेरिका के बाहर जो एक डॉलर के खर्चे पर उस पर नज़र रखता है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। भारत की अगर बात करें तो भारतीय रुपए में ट्रेड
इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भारत का तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ दो कंट्रियों का तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है भारत के साथ साथ। पहले मैं बात करूंगा श्रीलंका की। श्रीलंका इसलिए इसमें इसका फ़ायदा क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके पास डॉलर है ही नहीं ट्रेड करने के लिए इतने। तो दूसरा, और मैं बात करूं आपकी रसिया की, रसिया अगर चाहकर भी इसमें ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया डॉलर में ट्रेड करने के लिए। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि सपोज इंडिया का कोई एक बिजनेसमैन ये है, वो फ्रांस के एक बिजनेसमैन जो कि यहाँ पे आपकी मोटरसाइकिल वगैरह बनाते हैं या कार वगैरह बनाते हैं, तो ए आपका इंडिया का हो गया, बी आपका फ्रांस का हो गया, ठीक है। तो इंडिया वाला अगर वहाँ से कार लेगा तो पैसे अपने बैंक में देगा, वो तो रुपीस ही देगा बैंक में, बैंक उसको यहाँ पे यूरो में चेंज करके फ्रांस के बैंक को यहाँ पे देगा, और वहाँ से जो बी होगा, बी उसको जो फ्रांस का बैंक होगा वो यूरो को उसके जो आदमी होंगे वहाँ पे पर्सन होंगे बी, उसको ट्रांसफ़र करेगा। जब यहाँ पे जो फैक्ट्री का मालिक होगा बी फ्रांस में, जब उसको यूरो में पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद जो कार होगी उसको शिफ्ट किया जाएगा ए के पास इंडिया में। पर ये सिचुएशन यहाँ पे आप बदलने वाली है। कैसे? क्योंकि आरबीआई ने एक सिस्टम यहाँ पे चलाया है, स्पेशल वॉस्को अकाउंट। आरबीआई एक सिस्टम चलाने वाली है यहाँ पे, और इस सिस्टम को चेंज करने वाली है। आरबीआई एक सिस्टम चला रही है जिसका नाम है स्पेशल वॉस्को अकाउंट। जानते हैं ये क्या होता है यहाँ पे? इसमें जो भारत से बाहर अदर देश की जो बैंक है वो यहाँ पे आरबीआई में अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं, इंडियन रुपीस अकाउंट। अब समझते हैं इसको कैसे, एक वॉस्को जो अकाउंट होगा वो कैसे यहाँ पे वॉस्को अकाउंट काम करेगा। सपोज फ्रांस की जैसे मैं बात कर रहा था आपको, तो फ्रांस यहाँ पे क्या करेगा, एसबीआई में एक अपना इंडियन रुपीस एक अपना अकाउंट खोल देगा। और जैसे इंडिया का कोई भी आदमी अगर फ्रांस से कोई चीज़ लेना चाह रहा होगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करेगा, और एसबीआई के जो फ्रांस का जो अकाउंट यहाँ पे खोला गया था, इंडियन रुपीस अकाउंट खोला गया था, वो इंडियन रुपीस अकाउंट में फ्रांस का जो अकाउंट है इंडियन रुपीस का, वो जिसको वॉस्ट्रो अकाउंट अभी बताया हमने, स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट, उसमें पैसे जमा हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि अगर इंडिया के किसी आदमी ने जो फ्रांस का जो अकाउंट था यहाँ पे इंडियन रुपीस वाला अकाउंट, वहाँ पे रुपीस जमा करेगा तो फ्रांस उस रुपए का करेगा क्या? फ्रांस उस रुपए का ऐसे करेगा कि इंडिया से कोई भी अगर सामान बेचना चाह रहा हो या फ्रांस को इंडिया से कोई चीज़ खरीदनी चाह रही हो, तो वो उस वाले जो वेस्ट्रो अकाउंट में जो उसके इंडियन रुपीस जमा है उसके थ्रू पेमेंट कर सकता है उन लोगों को। समझ पा रहे हैं आप कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ? यहाँ पे वेस्ट्रो अकाउंट में जो पैसे होंगे इंडियन रुपीस, तो फ्रांस क्या करेगा, उस वेस्ट्रो अकाउंट से ही जो जिसमें इंडियन रुपीस होंगी उससे ही पेमेंट करेगा जो भी उसने डीलर से सामान लेना होगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि फ्रांस का जब अकाउंट वहाँ पे वेस्ट्रो अकाउंट खोला जाएगा तो इंडियन जो मैन्युफैक्चर होंगे उनको जो पेमेंट होगा इंडियन रुपीस में ही रहेगा, और इंडियन रुपीस होगा उसी में यहाँ पे इंडिया के अंदर यहाँ पे ट्रेड हो पाएगा, और बाहर भी फ्रांस तक भी इसका ट्रेड यहाँ पे हो पाएगा। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि जो 154 कंट्री हैं जिसमें हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है इंपोर्ट के मुकाबले, उसमें से 35 कंट्री ऐसे हैं जो हमारे रुपीस में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे राज़ी हो गए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पे आ जाती है। और इसीलिए मैंने शुरू में बोला था आपको कि नए साल की सबसे अच्छी खबर यही हो सकती है। अगर ऐसे हो पाया कि 35 कंट्रियों के साथ हमारा इंडियन रुपीस में ट्रेड हो पाया, तो इंडिया के लिए ये इस दशक की सबसे बड़ी जीत होगी इंटरनेशनल लेवल। अगले चैप्टर की मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, तो वो है चैलेंज। ठीक है, अब इसमें क्या चैलेंज है, क्योंकि श्रीलंका और जो रसिया जैसी कंट्री है उनको इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए राज़ी करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो राज़ी हो भी रहे हैं। पर हमारे पास यहाँ पे चैलेंज आएंगे आपकी यूएई, अरबी कंट्री, जो अरबियन कंट्री हैं उनसे यहाँ पे क्या होगा, इसमें दिक्कत आएगी, चैलेंज आएगा। अभी मैंने जो चैलेंज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर 2022 की अगर बात करें तो यूएई के साथ इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो मैंने आपको पहले बताया था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है। तो अरब कंट्री के साथ यूएई के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो करीब आपका 12 बिलियन के करीब यहाँ पे आता है, और अरब कंट्रियों के साथ और भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $20 बिलियन के करीब आ रहा है। अगर मैं उसी बार्टर सिस्टम में आपको समझाऊँ यहाँ पे, जिसमें आलू और गेहूं में ट्रेड हो रहा था, तो मैं आपको ये समझाऊँ उसमें कि हमने उनको आलू दिया और वहाँ से गेहूं लिए, तो इस हिसाब से आप समझें कि यूएई के साथ
ठीक है। यूएई के साथ $12 बिलियन हम ज़्यादा गेहूं ले रहे हैं, और अरब कंट्रियों के साथ $20 बिलियन के हम गेहूं ज़्यादा ले रहे हैं। आज की डेट में जो ट्रेड हो रहा है वो किसके डॉलर में ही हो रहा है। आपने देखा ये ट्रेड जो हो रहा है वो डॉलर में ही यहाँ पे हो पा रहा है। अगर उनके पास डॉलर सरप्लस भी होते हैं तो वो किसी और कंट्री को दे सकते हैं, उससे अपने एसेट खरीद सकते हैं, कुछ भी उस डॉलर का यूज़ कर सकते हैं। ये अगर हम भारत जो करेंसी है, इंडियन जो रुपीस है, उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं इनके साथ, और उनके पास वो रुपीस अगर ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, वो उस चीज़ का वो करेंगे क्या। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे हमारे लिए है कि हमारा जो रुपीस है वो इंटरनेशनल लेवल पर कैसे जा सकता है। ये सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, आरबीआई को इसके ऊपर एक पॉलिसी लाना चाहिए। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, ट्रेड डेफिसिट, उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। हमें जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको, ट्रेड डेफिसिट को कम करना पड़ेगा, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे और इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। और जो अदर कंट्रियों के जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर वगैरह है उनको भारत में इनवाइट करना चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ज़्यादा आसान होता तो 5-10 मिनट की वीडियो से अगर आप इतना समझ पाए हैं तो क्या भारत इस चीज़ के बारे में क्यों करना नहीं चाह रहा होगा या क्यों नहीं करता है। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि कोई भी चीज़ जितना हम सोचते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, उस पर अमल करने पे उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे चाइना है। चाइना बहुत टाइम से 2002 से ही इस चीज़ के बारे में और हर टॉपिक के बारे में इसमें अमल करते आ रहा है, और टोटली अभी तक वो 2% जो आपका अमेरिकी डॉलर है उस पर निर्भरता उसकी कम हुई है, ओनली 2%। अगर ये इतना आसान होता, इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी चीज़ सोचना आसान होता है, उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल होता है। आप सोच सकते हैं यहाँ पे जो इंडियन डॉलर है, इंडियन डॉलर ने जो यहाँ पे अमेरिका डॉलर है वो कितना पावरफुल है, एक वेपन की तरह पावरफुल है। क्योंकि एक डॉलर जो अमेरिका के बाहर, एक डॉलर जो कहीं भी इन्वेस्ट किया जाता है तो उसका कंट्रोल यहाँ पे अमेरिका फेड करती है। अमेरिकन फेड का मतलब होता है यहाँ पे अमेरिकन बैंक इस पे कंट्रोल करती है। और आप ये भी सोच सकते हैं कि अमेरिका हम पे अगर डॉलर का यूज़ करने के लिए प्रतिबंध लगा सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि पहले ही हमारे जो ऑयल के रेट है वो कितने ज़्यादा जा रहे हैं और धीरे धीरे वो कितना ज़्यादा जा सकते हैं। आज की डेट की बात करें तो यहाँ पे जनवरी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो आपका डॉलर का जो वैल्यू है वो 82 रुपीज़ तक जा सकता है। और एक्सपर्ट की अगर राय माने और उनकी अगर सुने तो करीब ये 95 और 100 तक जा सकता है। और इसमें हम चीज़ों की एक ही कमी होगी कि हमने टाइम रहते हुए यहाँ पे अपने इंटरनेशनल लेवल पे अपने जो रुपीज़ है उसको नहीं ले गए। तो ओवरऑल आपने ये समझा यहाँ पे कि एक जो करेंसी है वो इंटरनेशनल करेंसी कैसे बनती है और उसका कंट्रोल कैसे यहाँ पे ओवरऑल सेंटर के थ्रू किया जा सकता है। तो हमें इन चीज़ों पे कदम उठाना पड़ेगा और अपने जो ट्रेड डेफिसिट है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको कम करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे, अपने सामान का एक्सपोर्ट करेंगे, तभी हमें हमारा जो रुपीस है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।